जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का भी प्रोटेम स्पीकर का भी चुनाव हो गया है और हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है, तो उसके बारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो सब कंप्लीट नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सभी को वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। तो कोटे डी आइवर और घाना, ये जो जो दो कंट्री हैं, ये क्यों मैंने क्वेश्चन में लिया है। ये कोको के उत्पादन में कोको के उत्पादन में एक नंबर पे हैं ये दोनों देश। तो ये ध्यान रखिएगा, कोको के उत्पादन में ये दोनों देश एक नंबर पे हैं और इक्वाडोर जो है, इक्वाडोर सेकेंड पोजीशन पे है कोको के उत्पादन में। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन जो ट्रिपल एफ में भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ट्रिपल एफ में भी इस तरह का क्वेश्चन जो बन सकता है कि ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा इसे, ये ऑप्शन में ये जो चार नदियों के नाम है, 1 2 2 3 4, ये चार नदियों का नाम ऑप्शन में रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि गंगा की इस सहायक नदियों को पश्चिम से पूरब की ओर से सजाइए या मिलाइए। यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर गंगा में मिलने वाली नदियों को बताइए। यानी कि सबसे पहले पश्चिम में कौन सी नदी आती है, तो इसमें गोमती सबसे पहले मिलती है। गोमती नदी सबसे पहले गंगा में मिलती है, उसके बाद घाघरा का नंबर आता है, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी। ये मैंने सीरियल ही रखा है, तो इसे भी ध्यान रखिए। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो एक बार गंगा ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग ने बहुत बार समझा है, तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम को भी समझ लेते हैं और उसके सहायक नदियों के बारे में भी समझेंगे। तो गंगा नदी कब बनती है, यहाँ अलकनंदा, ये जो आप डार्क ब्लू में देख रहे हैं अलकनंदा नदी है, ये जो देख रहे हैं, इसे मैं थोड़ा अलग ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ ना, इसमें आपको समझने में सुविधा होगा। ये अलकनंदा नदी, इसे आप जो देख रहे हैं, ये ब्लू में जो जा रही है, ये अलकनंदा नदी है। यहाँ तक आने के बाद ये अलकनंदा नदी रहती है देवप्रयाग तक। ये पंच प्रयाग हम लोगों ने सुना है, तो पंच प्रयाग यही है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में भगीरथी नदी इधर से आती है और इधर से आती है अलकनंदा नदी। तो ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, इनके मिलने के बाद ही गंगा नदी का स्टार्ट हो जाता है, गंगा नदी का नाम पड़ता है। तो गंगा नदी में सबसे पहले मिलती है गोमती नदी। तो यहाँ से स्टार्ट देख लीजिए, पूरा ड्रेनेज सिस्टम समझ लीजिएगा। यहाँ से कौन कौन सी नदी कहाँ से मिली है, कौन सी नदी और किसके मिलने से, किसके कॉन्फ्लुएंस से, कहाँ पे किसके संगम स्थल को कौन सा प्रयाग कहा गया है, को भी समझ लीजिएगा। यहाँ कंप्लीट मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो आज नहीं बताऊँ क्योंकि वीडियो जो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ देख कर क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ मिल रही है, तो कौन सा प्रयाग कहाँ बन रहा है और कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो एक बार इसका संगम और इसकी सहायक नदियों को भी समझ लेते हैं, गंगा नदी की सहायक नदियों को भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ गंगा नदी की, गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम हम लोग देख लिया है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, कौन कौन सी नदियों के मिलने से गंगा नदी बनती है, तो कंप्लीट हम लोग समझ लिया है। गंगा नदी की देखिए सहायक नदी है ये गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी यहाँ है, जो कि गंगा नदी के बाईं तरफ की है। और गंगा नदी के दाहिनी तरफ देख लीजिए, इधर यमुना है। यमुना के सहायक नदी कौन कौन सी है, चंबल, बेतवा, जो कि मेन सहायक नदी है, चंबल, बेतवा। यमुना के सहायक नदी, ये भी ध्यान रखिएगा। सोन गंगा नदी में मिलती है पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। और इधर से दामोदर नदी हुगली में मिलती है, जो कि गंगा नदी यहाँ से हुगली की ब्रांच कलकत्ता में, बंगाल में जब आती है तो हुगली जो इसका ब्रांच निकल जाता है, एक जो शाखा निकलती है गंगा नदी से, उसे हुगली कहा जाता है और दामोदर नदी हुगली में मिल जाती है। और गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में जो शाखा गंगा नदी के प्रवेश करती है उसे वहाँ बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र जो उधर से आती है, ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी कहा, यमुना नहीं जमुना नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी। और दोनों नदियां जब मिल जाती है, यानी कि पद्मा और जमुना जब नदियां मिल जाती है, जो बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले जब मिल जाती हैं, तो उसे कहा जाता है मेघना नदी कहा जाता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो मेघना नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि ब्रह्मपुत्र गंगा नदी के संगम संयुक्त धारा को कहा जाता है बांग्लादेश में मेघना नदी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आशा करता हूँ यहाँ टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में फिर समझना लोग कमेंट में कीजिएगा, तो मैं ये ड्रेनेज सिस्टम के बारे में एक स्पेशल वीडियो एक बना दूंगा मैं।
तो कमेंट में लोग कीजिएगा, बताइएगा, अगर प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। मैंने वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, दिव्या देशमुख कौन है? तो दिव्या देशमुख कौन है? तो दिव्या देशमुख का संबंध किस खेल से है, प्रश्न बन सकता है। तो दिव्या देशमुख का संबंध जो है चेस खेल से, चेस से है, यानी कि शतरंज से है। इन्होंने अंडर-20 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप, अंडर-20 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप जीती है इन्होंने, दिव्या देशमुख ने। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो खीर भवानी मेला का आयोजन जम्मू एंड कश्मीर में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है, और यह जेठ महीने के अष्टमी में मनाया जाता है। जेठ महीने में, जेठ के अष्टमी के अवसर पर जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मंदिर है, खीर भवानी मंदिर है, वहाँ मनाया जाता है, जो कि माता दुर्गा का मंदिर है, वहाँ इस त्यौहार को मनाया जाता है, मेला मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो खीर भवानी मेला सिंबल से याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए इसके बारे में एक एक पॉइंट समझेंगे हम लोग। हेमिस सू त्यौहार तो लद्दाख में मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं। तो हेमिस सू त्यौहार जो लद्दाख में मनाया जाता है, तो किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, किनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो गुरु पद्म संभव, गुरु पद्म संभव की जयंती के अवसर पर लद्दाख में मनाया जाता है। और तिब्बत में ये जो बौद्ध गुरु थे, गुरु पद्म संभव, इन्हें गुरु रिम्पोचे भी कहा जाता है, गुरु रिम्पोचे भी कहा जाता है। गुरु रिम्पोचे का अर्थ क्या होता है? तो गुरु रिम्पोचे भी इन्हें कहा जाता है। गुरु रिम्पोचे का अर्थ होता है बहुमूल्य गुरु, बहुमूल्य गुरु। तिब्बत में इन्हें गुरु रिम्पोचे कहा जाता है। तो गुरु पद्म संभव के जयंती के अवसर पर हेमिस सू त्यौहार मनाया जाता है लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बार 3 करोड़ घर को बनाने का लक्ष्य रखा गया, योजना बनाई गई है। 3 करोड़ घर बनाने का योजना बनाई गई, घोषणा की गई है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, यह प्रश्न बन सकता है। तो 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। सिंपल से ये प्रश्न है। चलिए वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उड़ीसा के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, वहाँ तो उड़ीसा विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो गए। मोहन चरण मांझी वहाँ के मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। तो वहाँ विधानसभा में, उड़ीसा विधानसभा में नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, जो कि महिला है, सुरमा पाढ़ी। सुरमा पाढ़ी विधानसभा अध्यक्ष बन गई हैं, और यह दूसरी महिला हैं, उड़ीसा की महिला अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं। तो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रमिला मलिक, प्रमिला मलिक थी पहली महिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष में उड़ीसा की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ बहुत सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको अभ्यास करने के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अरविंद पनगड़िया कौन है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं ये अरविंद पनगड़िया। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने की थी, कुमार गुप्त ने की थी। और 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे तोड़ दिया था या जलाकर नष्ट कर दिया था। और बख्तियार खिलजी कौन था? तो गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का शासक, दिल्ली सल्तनत का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। और इस साल 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। तो इसलिए इससे प्रश्न बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। और यूनेस्को ने 2016 में नालंदा यूनिवर्सिटी जो खंडहर था उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। 2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। किसने स्थापना किया था, किसने जलाया था, किसने बर्बाद किया था, इसके बारे में हम लोग देख लिया, समझ लिया है। और चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक साल हम लोग 21 जून को मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। तो इस बार जो मनाया गया है तो कौन सा है, किस क्रम का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 10th रैंक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस साल जो हम लोग 2024 में संपन्न हुआ, 21 जून 2024 को मनाया गया है। तो 2024 में प्रधानमंत्री जी ने कहाँ मनाया है योग दिवस? 2024 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो 2024 में मनाया गया। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी?
घोषणा कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, सभी को एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो इस बार 2024 में मनाया गया, जम्मू कश्मीर में मनाया गया। प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया है। जम्मू कश्मीर को लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने यह प्रयास किया है। और इस बार का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 2024 का थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि इसे हिंदी में कह सकते हैं स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग, यह इस बार 2024 का थीम था। थीम को भी याद रखना है। पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया 2015 में। 2015 में इसे मनाया गया था पहली बार 2015 में। तो उसके पहले हम लोग समझते हैं कि घोषणा कब हुई थी। तो इसकी घोषणा जो हुई थी 11 दिसंबर 2014 में। 11 दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मनाने के रूप में घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो 11 दिसंबर 2014 में घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। और पहली बार मनाया गया था 2015 में, 21 जून 2015 में। कहाँ मनाया गया था? तो पहली बार दिल्ली के राजपथ, यानी कि जिसे हम लोग अभी कर्तव्य पथ कहते हैं, वहाँ राजपथ पर मनाया गया था। और उस बार जो पहली बार मनाया गया था उसमें 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने थे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने थे। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने थे। कौन कौन से, क्या क्या रिकॉर्ड बने थे? तो पहली बार जो मनाया गया था उसमें 35,985 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अभ्यास, इस योग दिवस को मनाने में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। सबसे अधिकतर पहली बार इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था किसी योग अभ्यास में, योग दिवस को मनाने के लिए। और दूसरा रिकॉर्ड क्या बना था? तो इस योग दिवस को मनाने में 84 देशों के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। 84 कंट्रीज़ के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये 2 रिकॉर्ड बने थे। इन 2 रिकॉर्ड को भी ध्यान रखना, 2 रिकॉर्ड बने थे। और भारत सरकार WHO के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन बनाई थी, जिस एप्लीकेशन का नाम है WHO माई योगा ऐप। इस पर योगा के टिप्स और रूल बताए गए हैं इस एप्लीकेशन पे। तो इसने भारत सरकार ने WHO के साथ मिलकर इसको विकसित किया है, बनाया है। और योग को ओलंपिक में भी शामिल करने का प्रयास जारी है। योग को ओलंपिक में भी शामिल करने का प्रयास जारी है। हो सकता है 2036 में जो ओलंपिक आयोजित होगा उसमें इसको शामिल करने का प्रयास जारी है। क्योंकि 2024 का ओलंपिक पेरिस में हो रहा है, 2028 का लॉस एंजल्स में हो रहा है, 2032 का ब्रिस्बेन में हो रहा है, तो 2036 का भी खाली है। तो इसमें शामिल करने का प्रयास जारी है। भारत भी 2036 का आयोजन करने की जिम्मेवारी मांग रहा है। इसकी जो डिमांड किए हुए है, इसमें भी सूची में भारत लगे हुए हैं कि 2036 का आयोजन जो है भारत में किया जाए, ओलंपिक का आयोजन भारत में किया जाए। और योग को भी शामिल करने का प्रयास में लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किसका? गीदों के लिए। जो एशिया के गीद है, एशियन किंग प्रजाति जो गीद है, गीदों की एक प्रजाति एशियन किंग, इस प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खोला गया है। दुनिया का पहला एशियन किंग प्रजाति के लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री और मुख्य केंद्रीय मंत्रियों को भी नियुक्ति हो चुकी है। अब जो सांसद निर्वाचित हुए हैं उनका भी शपथ ग्रहण लेना है अभी। तो उसके लिए स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पीकर का चुनाव अभी नहीं हुआ है। तो 18वीं लोकसभा का जो सत्र है, 18वीं लोकसभा का सत्र जो है 24 जून 2024 से शुरू होने वाला है। 24 जून 2024 से शुरू होने वाला 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। तो इसके लिए प्रोटेम स्पीकर का निर्वाचन हो गया है। प्रोटेम स्पीकर जो कि उड़ीसा के कटक लोकसभा सीट से 6 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को चुना गया है प्रोटेम स्पीकर के रूप में। और इस प्रोटेम स्पीकर को शपथ क्यों दिलवाते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलवा दी है। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद है
अस्थायी पद है और प्रोटेम स्पीकर की चर्चा, प्रोटेम स्पीकर पद की चर्चा संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, यानी कि यह एक संवैधानिक पद नहीं है। तो यह एक अस्थायी पद है। जैसे ही अस्थायी स्पीकर का चुनाव हो जाएगा, ये जो पद है प्रोटेम स्पीकर जो है खत्म हो जाएगा, भर्तृहरि महताब नहीं रहेंगे। अगर इनको ही अस्थायी स्पीकर बना दिया गया तो ये स्थायी स्पीकर, फिर स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर, ये लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे। तो प्रोटेम स्पीकर क्या है? अस्थायी पद है, इसे भी ध्यान रखना है। अभी प्रोटेम स्पीकर किनको बनाया गया है? तो भर्तृहरि महताब को, जो कहाँ के लोकसभा सीट से निर्वाचित हैं? कटक लोकसभा सीट से निर्वाचित हैं और 6 बार के लोकसभा सांसद है कटक लोकसभा सीट से। और 18वीं लोकसभा का सत्र जो है कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 24 जून 2024 से स्टार्ट हो रहा है। आज के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंट सेशन था, एक एक पॉइंट को मैंने समझाने की बताने की कोशिश की है, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट लगा, कैसा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में विचार जरूर रखिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों के एग्जाम और प्रयास सफल हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, अच्छी तरह से प्रयास मजबूती से चल रही है और आप लोगों की सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।